जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की एग्जाम डेट आ चुकी है। 5 मार्च से आपका एग्जाम होने वाला है और इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। यदि आपने एडमिट कार्ड नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी साइट पर जाइए और एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करके देख लीजिए आपकी एग्जाम डेट क्या है, कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गणित शिक्षा शास्त्र के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गणित के, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होते हैं अंकगणित से और 15 क्वेश्चन होते हैं आपके शिक्षा शास्त्र से, गणित शिक्षा शास्त्र के। तो दोस्तों, 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे गणित शिक्षा शास्त्र के, और यह हमारी गणित शिक्षा शास्त्र की पहली वीडियो होगी। हालांकि इससे पहले और वीडियोस आ चुकी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें अभी देख सकते हैं। यदि इस वीडियो पर आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, इस वीडियो पर मात्र 150 लाइक, कितने, मात्र 150 लाइक यदि आप लोग कर देते हैं तो इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, जिसमें 30 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में 100% यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहां पर अपलोड किए गए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिले। ठीक है, तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या हैं। गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं जैसे कि आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। ये कुछ हैं आपकी गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं, जिसमें से यहां पर आपकी 4 विधियां आपको दिखाई दे रही हैं। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ये सभी विधियां जो हैं गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। इसके अलावा विश्लेषण और संश्लेषण विधि भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से तर्क प्रधान विधि कौन सी है? निम्नलिखित में से तर्क प्रधान विधि कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, 4 विधियां हैं, खोज विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि और विश्लेषण विधि। तो तर्क प्रधान विधि आपको बतानी है कि तर्क प्रधान विधि कौन सी है। दोस्तों, यहां पर जो तर्क प्रधान विधि आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि को गणित में तर्क प्रधान विधि माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक गणित का भाग है निम्नलिखित में से कौन सा? बताना है आपको कि कौन सा व्यवहारिक गणित का भाग है। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन जो 1 है, संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व घटाना, जोड़ या बाकी करना, समीकरणों को हल करना, या फिर बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो यहां पर पूछा गया है व्यवहारिक गणित का भाग कौन सा है। तो देखिए, जो गणित को जो बच्चे होते हैं अधिकृत करते हैं, उन्हें सीखते हैं, ठीक है, तो उन्हें व्यवहार में कहां पर वो उपयोग में लाते हैं। तो बैंक की कार्यप्रणाली की जांच करना, ये आपका व्यवहारिक गणित का एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, दौड़ के मैदान से अभिप्राय क्या है? दौड़ के मैदान से दोस्तों क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो देखिए, दौड़ के मैदान से जो अभिप्राय है वो किससे दोस्तों? शिक्षा क्रम से, पाठ्यक्रम से, शिक्षा क्रम एवं पाठ्यक्रम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दौड़ के मैदान से अभिप्राय क्या है दोस्तों? पाठ्यक्रम से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पाठ्यक्रम से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अंकगणित शिक्षण का महत्व है। अंकगणित शिक्षण का क्या महत्व है? तो देखिए, अंकों पर आधारित जो गणित होती है, सबसे पहले तो बता दें, वो कहीं पर भी आपके व्यवहार में उपयोग की जाती है। ठीक है, यदि आप मार्केट जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो वहां पर आपकी अंकगणित उपयोग में आती है। ठीक है, इसके अलावा जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अंकगणित का उपयोग होता है। तो यहां पर देखिए, अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या होगा? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी और व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु। देखिए, जहां पर आर्थिक कार्य होगा, जहां पर अर्थ से संबंधित कार्य होगा, हिसाब किताब से संबंधित कार्य होगा, वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? वहां पर अंकगणित शिक्षण का प्रयोग किया जाएगा, अंकगणित का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, इन सभी स्थानों पर अंकगणित का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण कौन सा है? शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण दोस्तों कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का जो आखिरी चरण यहां पर हो जाएगा कौन सा?
अधिगम सबसे पहले उद्देश्य बनेगा, ठीक है, फिर अधिगम सीखेंगे, अनुदेशन, मूल्यांकन, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से पूछा गया, तो निम्नलिखित में से यहाँ पर मूल्यांकन अंतिम होगा, ठीक है। मूल्यांकन यहाँ पर आखिरी चरण हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया का, तो मूल्यांकन इसका सही आंसर हो जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है गणित को कहा जाता है, गणित को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए गणित में जो विद्यार्थी का दुश्मन कहा जाएगा, गणित को शक्तिशालियों की शक्ति कहा जाएगा, मन की भाषा कहा जाएगा, मस्तिष्क का विकास कहा जाएगा। तो दोस्तों गणित को क्या कहा जाएगा, गणित एक तर्क प्रधान विषय है, ठीक है। और जब दिमाग में, जब मस्तिष्क में ज्यादा से ज्यादा तर्कों की एक्सरसाइज की जाती है, कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तर्कों का अभ्यास किया जाता है, तो क्या होता है, मस्तिष्क का विकास वहां पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। गणित को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क का विकास इसे बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, गणित के नियम व निष्कर्ष किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों गणित के जो नियम और निष्कर्ष होते हैं कैसे, वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक। गणित के जो नियम एवं निष्कर्ष होते हैं किस प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक। सार्वभौमिक तो होती हैं क्योंकि जो गणित के निष्कर्ष होते हैं ये तर्कों पर आधारित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कहा जा सकता है यदि हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने 2 आएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएंगे। ये सार्वभौमिक, चाहे आप कहीं पर भी गणित पढ़ें, समझे, सीखे उसे, ये सार्वभौमिक ही होंगे इसके निष्कर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय स्तर पर गणितीय पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है, ये आपको बताना। देखिए 4 ऑप्शन है, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यह राज्य से संबंधित और बात हो रही यहाँ पर राष्ट्र की, ठीक है। काजरी जोधपुर, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा डाइट भी नहीं हो सकता, होगा क्या, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी जो है यह राष्ट्रीय स्तर पर गणितीय पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था है, राष्ट्रीय स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम। और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट है जिनके पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला है श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है। देखिए 2 प्रकार की होती हैं, तो श्रव्य सामग्री होती है जिनके माध्यम से हम सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो, ग्रामोफोन, जैसे टेलीफोन हो गया, ठीक, जिनके माध्यम से मात्र सुना जा सकता है। और एक आपकी दृश्य सामग्री होती है जिन्हें हम जिनके लिए हम देख भी सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गई, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये आपकी दृश्य सामग्री हो जाएंगी। तो श्रव्य सामग्री में यहां पर सम्मिलित कौन हो जाएगा, श्रव्य सामग्री में सम्मिलित कौन हो जाएगा दोस्तों, ग्रामोफोन। ये श्रव्य सामग्री में आपका सम्मिलित हो जाएगा। टीवी आपकी दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों में हो जाएगी क्योंकि उससे हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, ठीक है। श्याम पट्ट केवल दृश्य सामग्री होगी, ठीक है। और खिलौना क्या होगा, तो भी एक दृश्य सामग्री क्योंकि हम केवल देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री को आप आसानी से समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है। मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया कौन सी है, चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना या फिर ये सभी। तो मूल्यांकन की जो है कार्यसूचक प्रणाली कौन सी, तो देखिए जब आप मान के चलते हैं एक शिक्षक हैं, आप प्राइमरी शिक्षक हैं या फिर आप माध्यमिक शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपने पढ़ा दिया सब कुछ, उनको कॉपी में नोट कर दिया। अब आप उसका मूल्यांकन करेंगे तो आप क्या क्या उसमें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे छात्र ने जो नोट किया है कॉपी में उसमें क्या सही है और क्या गलत है। अगर कुछ गलत है तो उसे क्या कर देंगे, आप चिन्हित कर देंगे, ये गलत है, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसे उसके अनुसार निर्णय लेंगे, ठीक है। उसकी भूल को भी आप खोजेंगे, उसने भूल कहां पर की है। तो मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया कौन सी हो जाएंगी, ये सभी हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर, यहां पर उच्च स्तर पर नहीं हो रही है, प्राथमिक स्तर में ही। यदि हम प्राथमिक स्तर को 2-3 भागों में बांट दें, निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर,
प्राथमिक स्तर को, तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है, भौतिक में, मानसिक में, व्यवहारिक में या फिर आध्यात्मिक में? तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से मानसिक रूप में होगा। उच्च प्राथमिक स्तर में जो गणित होगी इसका महत्व कहाँ पर, मानसिक रूप में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों उच्च स्तर की बात हम करते तो उच्च स्तर में व्यवहारिक रूप में यह आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप याद रखना, उच्च प्राथमिक स्तर में मानसिक रूप में इसका महत्व देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक महत्व या फिर ये सभी? तो पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का जो महत्व हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। इसके अलावा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे मार्क करिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। निगमन विधि, आगमन विधि, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं, ये कौन सी विधि होती है? जिस विधि में पहले उदाहरण, यहां पर कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष से जो आपके सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसकी ओर चला जाता है, ठीक है। तो आगमन विधि, कौन सी विधि दोस्तों? आगमन विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और निम्न कक्षा में, कहां पर दोस्तों? निम्न कक्षा में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी निगमन विधि हो जाती है। तो निगमन विधि में पहले अप्रत्यक्ष, मतलब पहले यहां पर आपको क्या, इसको यहां पर बाद में आपको उदाहरण बताए जाएंगे, आप अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर इसमें बढ़ा जाता है। उच्च कक्षा में निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, विषयों में सहसंबंध का अभाव पाया जाना, लचीलेपन का अभाव या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान पाठ्यक्रम के दोषों में इन सभी को शामिल किया जा सकता है। वर्तमान पाठ्यक्रम में ये सभी दोष कह सकते हैं कि पाए जाते हैं। पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, बिल्कुल। पुस्तकीय ज्ञान पर प्राथमिक कक्षाओं से ही उच्च कक्षाओं तक ही केवल पुस्तकीय ज्ञान रटाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। वर्तमान पाठ्यक्रम का ये एक सबसे बड़ा दोष है। विषयों में सहसंबद्धता का अभाव पाया जाता है और लचीलेपन का भी अभाव पाया ही जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान मापने की कौन सी इकाई है? यहां से भी एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो आपकी मापन विधियां हैं, ठीक है, जो आपकी वैल्यू होती हैं, जैसे कि द्रव्यमान मापने की हो गई, ठीक है, आपके द्रव्यमान के अलावा वजन मापने की, कोई भी इकाई से संबंधित के अलावा और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, ठीक है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है। द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ा इकाई कौन सी है? हेक्टोग्राम, किलोग्राम, डेकाग्राम या फिर ग्राम? तो द्रव्यमान मापने की जो इकाई है दोस्तों, किलोग्राम सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है। किलोग्राम सबसे बड़ी इकाई होती है। इसी प्रकार दोस्तों 100 किलोग्राम को क्या बोलते हैं? 1 क्विंटल बोलते हैं, ठीक है। 1000 किलोग्राम मतलब 10 क्विंटल को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर 1 टन बोला जाता है। ये आप याद रखना, 1 टन किसे बोला जाता है? बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं 1 टन में। तो 1 टन दोस्तों बोला जाता है 10 क्विंटल को, 10 क्विंटल को 1 टन बोला जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब कई लोग समझते हैं कि 100 क्विंटल को 1 टन बोला जाता है, लेकिन नहीं, 10 क्विंटल को 1 टन बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, अनुक्रम 2, 4, 7, 11 में 7वां पद कौन सा होगा? अनुक्रम 2, 4, 7, 11 में 7वां पद, यहाँ पर 7वां पद पूछा जा रहा है, कौन सा होगा? तो देखिए कितने यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं, एक प्रकार से ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है। तो 7वां अनुक्रम देखना, पहला 2 है, दूसरा 4 है, तो यहाँ पर कितने जोड़े? +2 कर दिया गया तो 4 आ गए, 4 में +3 कर दिया गया तो 7 आ गए, 7 में +4 कर दिया गया तो 11 आ गए, 11 में +5 किया जाएगा तो कितने आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे। और 16 में प्लस कितने किए जाएंगे? 6 किए जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 22 आ जाएंगे, जो कि आपका 6वां पद हो जाएगा, ठीक है। और 8 ऐड और कर देंगे जब हम 22 में, देखिए 11वां है यहाँ पर चौथा पद, 5वां हो जाएगा हमारा कौन सा? 5वां हमारा पद हो जाएगा यहाँ पर
4 5 16, ठीक है। और छठवा जो हमारा पद हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, कितने जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, अब यहाँ पर 6 जोड़ेंगे 22, ठीक है। और सातवां जो पद हो जाएगा यहाँ पर हमारा कौन सा, 6। अब हमें यहाँ पर कितने जोड़ने हैं, कितने जोड़े हैं अभी, 6 5 6 जोड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने जोड़ेंगे हम, +7 जोड़ेंगे, 5 6 7 7 जोड़ेंगे तो कितना 29 आ जाएगा हमारा, ठीक है। कितने 22 + 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 29 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये एक कह सकते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो दोस्तों वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो कौन सी होती है यहाँ पर, हाँ तो दोस्तों जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, देखिए ये एक प्रकार, ये एक हमने यहाँ पर वृत्त खींच लिया। अब वृत्त में जीवा कहीं से भी यहाँ पर खींच जा सकती है, जो उसमें लाइन खींच दी जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी जीवा हो जाएगी। तो वृत्त की जो क्या हो जाएगी, वृत्त की जो व्यास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है व्यास, ठीक है। व्यास जो हो जाएगी सबसे मध्य से खींचा जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है जो सबसे मध्य से खींचा जाएगा वो आपका सबसे बड़ा होगा वृत्त में, ठीक है। तो यहाँ पर इसे भी हम जीवा ही बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, व्यास जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, व्यास हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है, गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है। तो आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो गणित शिक्षण की ये सभी विधियां हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गणित के अध्ययन से छात्रों में सबसे अधिक किस शक्ति का विकास होता है, गणित के अध्ययन से छात्रों में सबसे अधिक किस शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तर्क शक्ति का, चिंतन शक्ति का, समायोजन शक्ति का। तो देखिए दोस्तों तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और समायोजन शक्ति, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी शक्तियों का विकास होगा। तार्किक रूप से विकास तो होता ही है, यदि गणित की हम सवालों को हल करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, चिंतन शक्ति का भी विकास भी होता है, उससे समायोजन शक्ति का भी विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए, गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए, मानसिक क्रियाओं पर बल देना चाहिए, गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर बल देना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी है गणित की महत्वता पर बल देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए मानसिक क्रियाओं पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए, गणित शिक्षण में शिक्षक को कहां पर, मानसिक क्रियाओं पर बल देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विधि जो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित होती है। देखो सुनो और समझो तीनों कार्य करो, ठीक है, इसके सिद्धांत पर आधारित होती है। कौन सी विधि होती है, तो प्रदर्शन विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि। तो इसका जो सही आंसर यहां पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। ये सभी जो होती हैं देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित विधियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गणित का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, गणित का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो घन के लिए आवश्यक है बिल्कुल, पिरामिड के लिए आवश्यक है बिल्कुल, शंकु के लिए आवश्यक है बिल्कुल। तो दोस्तों कहां पर गणित का ज्ञान घन के लिए आवश्यक है, ठीक है। आपका किसके, पिरामिड के लिए भी आवश्यक हो जाएगा, शंकु के लिए भी आवश्यक हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित महत्वपूर्ण है, गणित महत्वपूर्ण है अध्यापक के लिए, विद्यार्थी के लिए, व्यापारी के लिए या फिर उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उपर्युक्त सभी, गणित सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे समाज वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है, तो समान होता है, समान रूप से होता है, असमान रूप से होता है, विभिन्न होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गणित का ज्ञान होता है दोस्तों समान रूप से होता है पूरे विश्व में, ठीक है, ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पर ये इसका अंतिम क्वेश्चन था। उत्तरमाला भी यहाँ पर देख सकते हैं, पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी तो वहाँ पर मिल जाएगा हमारा चैनल, जिसे ज्वाइन करेंगे वहाँ पर मुफ्त में ये पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी दोस्तों वीडियो, 25 क्वेश्चन थे इस वीडियो में, ठीक है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, 25 में से कितने ऑप्शन सही हुए हैं क्वेश्चन, ये भी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी। जो लाइक एम है मात्र 150 लाइक है, जल्द से जल्द कर दें। यदि 150 लाइक नहीं आते हैं तो वीडियो को शेयर करें, इसके बाद ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।